तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था, देन वी विल फर्दर कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो बच्चों इफ यू रिमेंबर इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द निच कल्टीवेशन एंड द राइट कल्टीवेशन, राइट। These are the two ways in which the indigo plant was cultivated. तो हम लोगों ने निच कल्टीवेशन में देखा था that it is इस सिस्टम में, इस कल्टीवेशन के अंदर एक प्लांटर जो है he directly owns a place, और या तो वो खरीद लेता है वो लैंड को, नहीं तो फिर he takes on rent from some जमींदार, और वहां पे वो लोग एम्प्लॉय करते हैं, he hires some laborers who is working on producing indigo, right? और उसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखा था निच कल्टीवेशन में कि प्लांटर्स को फर्टाइल लैंड्स नहीं मिल पा रहे थे। व्हाई? बिकॉज these lands were densely populated, they were not able to expand their area. So less than 25% of the total land available to them was under this niche cultivation, right? फिर राइट कल्टीवेशन में हमने देखा it was a system in which that was a forced contract between the कंपनी एंड दैट ऑफ द राइट्स, या जो कल्टिवेटर्स है। तो आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ये पेजेंट्स या जो हमारे कल्टिवेटर्स हैं उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था एक अग्रीमेंट साइन करने के लिए, और उसके अंडर दे हैड टू प्रोड्यूस 25% ऑफ लैंड दे हैड टू प्रोड्यूस इंडिगो। और वो लोग अपना राइस या वीट कल्टिवेशन, जो भी उनका अपना कल्टिवेशन वो लोग को करना होता था, दे वर नॉट एबल टू डू, और जो भी उनको पेमेंट मिलती थी आफ्टर द क्रॉप वाज प्रोड्यूस्ड दैट वाज वेरी लेस, और उनका जो साइकिल ऑफ लोन्स था दैट वाज नेवर एंडिंग। तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों कल्टीवेशन, जो इंडिगो कल्टीवेशन था दैट वाज क्वाइट ऑप्रेसिव फॉर द पेजेंट्स हु आर वर्किंग अंडर दीज प्लांटर्स। तो अब हम देखते हैं कि इसके बाद ये इंडिगो कल्टीवेशन में तो जो फोर्स किया जा रहा था पेजेंट्स को, व्हाट हैपेंड। सो दिस इज योर टॉपिक, द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। तो बच्चों आप लोगों ने देखा दैट इंडिगो का कलर ब्लू है, राइट? और रेबेलियन क्या होता है? when this is a mass movement of people when they are opposing something। तो बेसिकली जो इंडिगो रेवोल्यूशन, जो हमारा ब्लू रेबेलियन है, दैट इज द इंडिगो रिवोल्ट। इसको हम लोग इंडिगो रिवोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब जो हमारे प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, दे वर फोर्सिंग द पेजेंट्स, और पेजेंट्स का कंडीशंस काफी बुरा होते जा रहा था। वो लोग देख रहे थे कि कैसे जो कंपनी ऑफिशियल्स है दे आर ब्रूटली oppressing the peasants, they were forcing these peasants to cultivate indigo, और इसमें peasants का अपना कोई फायदा नहीं था, ये फायदा सिर्फ और सिर्फ कंपनी ऑफिशियल्स को मिल रहा था, राइट? तो फाइनली एज अ रिजल्ट जब उन लोगों ने देखा, peasants ने देखा that they are not getting any they are not benefiting from this indigo cultivation, तो वहां पे उन लोगों ने अपना एक रिबेलियन शुरू किया, उन लोगों ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश colonials, right? So this is called the blue rebellion. Now let us learn about this blue rebellion. In March 1859, thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo. तो जैसे ही peasants देख रहे थे, जो riots, जो cultivators हैं, उन लोगों ने देखा कि उनके लिए कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो मार्च 1859 में फाइनली जो बंगाल के riots थे, जो cultivators थे, they refused to grow indigo. Now this was one way they started revolting against the British colonials, the British officials, okay? So as the rebellion spread, riots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears, bows and arrows. तो बच्चों क्या हुआ कि जैसे जैसे rebellion बढ़ने लगा, जैसे जैसे revolt बढ़ने लगा of the peasants who were growing indigo, उन लोगों ने पहले तो मना कर दिया इंडिगो ग्रो करने से, उसके बाद जो भी रेंट उनको प्लांटर्स को देना होता था वो देने से भी उन लोगों ने मना कर दिया, और जितने भी इंडिगो फैक्ट्रीज थे बंगाल में, उन्होंने सारे एरियाज में उन्होंने अटैक किया, एंड दे वर आर्म्ड विद सॉर्ड्स, स्पीयर्स, एरोज, बोज, इन सब के यूज से उन लोगों ने अपना ये ब्लू रेबेलियन शुरू किया, एंड दैट वाज स्टार्टेड इन मार्च 1859, ओके? सो रिमेंबर द डेट्स, बिकॉज ये सारे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, एंड यू शुड नो दैट in history the most important thing here is about the dates and the events, okay? उसके बाद क्या हुआ, रिबेलियन कैसे आगे बढ़ा, लेट अस सी। सो वुमेन आल्सो टर्न्ड अप टू फाइट विद पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो इंडिगो कल्टीवेशन है वो फील्ड में सिर्फ और सिर्फ मेन काम करते थे, लेकिन जब ये रिबेलियन हुआ इन दिस ब्लू रिबेलियन, द वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड। तो वो लोग भी दे आल्सो टर्न्ड अप टू फाइट विद द पॉट्स या फिर पैन्स या फिर जो भी किचन इम्प्लीमेंट्स था, जो भी इनके यूज का था, ये सारी चीजें यूज करके दे आल्सो took the participation in the blue rebellion along with the men, okay? So those who worked for the planters were socially boycotted, and the gomastas, who are the gomastas?
they are the agents of planters who came to collect the rent were beaten up. तो कैसे कैसे ये रिबेलियन बढ़ने लगा? पहले तो उन लोगों ने इंडिगो फैक्ट्रीज पे अटैक करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने प्लांटर्स को रेंट देना बंद किया, ओके और जो लोग भी प्लांटर्स के लिए वर्क कर रहे थे उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया गया। मतलब उनको जो सोसाइटी में उन लोगों से बिल्कुल कोई रिश्ता नाता नहीं रखना था। बॉयकॉट करने का मतलब है दैट दीज पीपल दे वर नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द वर्क। जो भी विलेज का वर्क है, जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग इन लोगों से बिल्कुल दूर हटने लगे थे। ओके सो इन लोगों को सोशली बॉयकॉट किया जा रहा था। जो गमास्थास थे, मतलब प्लांटर्स के जो एजेंट्स थे, जो रेंट कलेक्ट करने आते थे, उनको भी बहुत ज्यादा मारने लगे थे ये पेजेंट्स। ओके सो these are the ways through which they started the Blue Rebellion or the Indigo Revolt. Also in 1859, the Indigo riots felt that they had the support of the local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. तो बच्चों ये भी आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि जो ऑफिशियल्स थे, इंग्लिश ऑफिशियल्स, दे वर फोर्सिंग द विलेज हेडमैन टू मेक द रायट्स और द कल्टिवेटर्स साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो इंडिगो राइट्स, जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे, उन्होंने ये फील किया दैट दे हैव द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स जो लैंड ओन करते थे, या फिर विलेज हेडमैन, तो उनके साथ वो लोग भी रिबेलियन में दे वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। So how were they participating? In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with lathiyas. Okay? तो बच्चों बेसिकली जितने भी विलेज हेडमैन थे डिफरेंट विलेजेस में, जिनको फोर्स किया गया था ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए टू फॉर द इंडिगो कल्टिवेशन, उन लोगों ने जो इंडिगो पेजेंट्स है उनको मोबिलाइज किया, उनको इकट्ठा किया और उनके साथ उन लोगों ने बैटल्स, जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के जो इंडिगो फैक्ट्रीज है वहां पे जाके इन लोगों ने बहुत लड़ाइयां की, और डिफरेंट एरियाज में इन लोगों ने जितने भी इंडिगो से रिलेटेड चीजें थी उनको इन लोगों ने दे जस्ट डिस्ट्रॉयड ऑल दोज थिंग्स, लठियाल या फिर लाठी, इन सब के थ्रू भी लाठी चार्ज और ये सारी चीजें थी, जैसे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे भी अटैक करना शुरू किया। अब बच्चों यहाँ पे देखो इस मैप में, दीज आर द एरियाज ऑफ इंडिगो रिवोल्ट्स इन बंगाल दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1859 एंड कंटिन्यूड टू 1862। प्लीज रिमेंबर दीज डेट, द इयर्स दैट आई एम टेलिंग यू। ये सारे रीजन्स है जो बंगाल का मालदा, ओके, राजशाही, ओके, तो ढाका, नाडला, 24 परगना, तो ये सारे रीजन्स थे बच्चों, और ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे जहां पे ये इंडिगो रिवोल्ट जो है बेसिकली बंगाल में शुरू हुआ था। Also in other places, even the zamindars went around villages urging the riots to resist the planters. तो ये जमींदार भी जो थे, जो लोकल जमींदार थे, जो इन प्लांटर्स को लैंड दिया करते थे, they also went around the villages, और उन लोगों ने कल्टिवेटर्स को अर्ज किया कि you should resist the planters, you should not work more any longer for those planters who are brutally oppressing the peasants. The indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. With the spread of the news of rebellion, the lieutenant governor toured the region in winter of 1859. तो वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बच्चों, he toured that region of Bengal जहाँ पे ये इंडिगो जो रेबेलियन था वो शुरू हुआ था, तो वो इस रीजन में आए 1859 में, उन्होंने ये पूरा एरिया देखा। ओके, सो मैजिस्ट्रेट एशले एडन issued a notice stating that riots would not be compelled to accept indigo contracts. तो वहां पे इन लोगों ने पूरे एरिया का जायजा लिया, उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो रायट्स है उनकी कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है, जो रैयट्स, जो हमारे कल्टिवेटर्स है, उनकी सिचुएशन बहुत खराब है, उन लोगों को बहुत ब्रूटली ऑप्रेस किया है। तो फाइनली जो मैजिस्ट्रेट थे एशली एडन, अगेन रिमेंबर द नेम, ही इशूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट द रायट्स और द रैयट्स would not be compelled to accept इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें था कि कोई भी कल्टिवेटर को कंपेल या फोर्स नहीं किया जाएगा टू साइन एनी इंडिगो और टू एक्सेप्ट एनी इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, तो इन लोगों को लगा, जो इंडिगो पेजेंट्स थे उनको लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी इनके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपैथेटिक है, राइट। ऑल्सो worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. तो बच्चों ये जितना भी रिबेलियन था ये काफी पूरे कंट्री में ये फैल गया था, राइट। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट दे वर वरीड अबाउट दी फैक्ट कि प्लांटर्स के ऊपर ये लोग इतना असॉल्ट कर रहे हैं। तो फाइनली इन लोगों ने मिलिट्री, जो भी सोल्जर्स थे, उनको बुलाया टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स, राइट। तो पहले तो इंडिगो प्लांटर्स को लग रहा था दैट गवर्नमेंट इज विद देम,
तो फाइनली उन्होंने देखा कि ये लोग तो प्लांटर्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक इंडिगो कमीशन सेटअप हुआ था टू गेट इनटू द सिस्टम ऑफ दिस इंडिगो प्रोडक्शन। और उसके बाद इस इंडिगो कमीशन ने यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स थे, इन्होंने इंक्वायरी शुरू की अबाउट द इंडिगो प्रोडक्शन की राइट्स क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं या फिर ये रेबेलियन क्यों शुरू हुआ। तो फाइनली जो इंडिगो कमीशन में फाइनली उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला। सो लेट अस सी व्हाट वाज दिस इंडिगो कमीशन, और यहाँ पे लोगों ने जो सेट ऑफ ऑफिशियल्स, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया। ओके, सो अबाउट द इंडिगो कमीशन, द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी and criticized them for the coercive methods they used with the indigo cultivators। तो बच्चों जो कमीशन थी, इंडिगो कमीशन, इन्होंने पूरा इंक्वायरी किया कि क्या था ये पूरा इंडिगो प्रोडक्शन का सिस्टम कैसे चल रहा था। तो उन्होंने प्लांटर्स को गिल्टी बताया और उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया कि ये जो भी फोर्सफुल मेथड था जो प्लांटर्स यूज कर रहे थे अगेंस्ट द पेजेंट्स, दैट वाज नॉट गुड। ऑल्सो इट डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर राइट्स। जैसे इन लोगों ने देखा कि इनको बहुत कम पैसे मिल रहे थे जो कल्टीवेटर्स थे, राइट, तो इन्होंने देखा दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल फॉर द रैयट्स और द कल्टीवेटर्स। द कमीशन आस्क्ड द रैयट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट आल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। तो बच्चों ये रिबेलियन तो बीच में शुरू हो गया था अचानक से, रैयट्स को अचानक से मार्च 1859 में अचानक से उन लोगों ने शुरू किया ये रिबेलियन, राइट। तो इंडिगो कमीशन ने ये फाइनली सजेस्ट किया कि जो भी कल्टीवेटर्स हैं, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है, यू शुड फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद ही द कमीशन सजेस्टेड द रैयट्स दैट दे शुड नॉट फर्दर कंटिन्यू टू वर्क फॉर द इंडिगो कल्टीवेशन। उनको कुछ भी फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं है। दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। मतलब कि आगे जाकर इंडिगो कमीशन ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि किसी के लिए भी फोर्सफुल नहीं है कि आप इंडिगो ग्रो करो, जिसका मन करेगा वो लोग ग्रो कर सकते हैं। और प्लांटर्स को भी गिल्टी हेल्ड किया गया दैट यू आर नॉट सपोज टू फोर्स एनीवन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट देम टू वर्क इन द इंडिगो प्लांटेशन। ओके, ऑल्सो आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। तो ये ब्लू रेबेलियन के बाद बच्चों फाइनली क्या हुआ, ये रिवोल्ट खत्म हुआ, इंडिगो कमीशन ने अपना रिपोर्ट निकाल दिया। तो इंडिगो प्रोडक्शन जो है बंगाल में तो फाइनली कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया। बट दी प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। तो ऐसा नहीं था उन लोगों ने बंद कर दिया, ये जो प्लांटर्स थे ये फाइनली बंगाल से ये लोग बिहार की तरफ शिफ्ट हो गए। नाउ इट वाज ओनली एट दैट टाइम व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अमेरिका, अ पेजेंट फ्रॉम बिहार परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण and see the plight of the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of Champaran movement against the indigo planters. तो बच्चों ये बहुत बड़ा फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था महात्मा गांधी का, द चंपारण मूवमेंट, जो कि बिहार में शुरू हुआ था। जैसे बंगाल में ये ब्लू रिबेलियन हुआ था, द इंडिगो रिवोल्ट, वैसे ही बिहार में जब ये लोग शिफ्ट हुए प्लांटर्स इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जब इंडिया वापस आए थे तो वन ऑफ द पर्सन हु वाज द पेजेंट देयर इन बिहार, वो उनको ले गया बिहार, उनको बताया सिचुएशन के बारे में कि कैसे इंडिगो प्लांटर्स जो है वो लोग फोर्स कर रहे हैं कल्टीवेटर्स को। तो फाइनली महात्मा गांधी ने ये चंपारण मूवमेंट शुरू किया था 1917 में। दैट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये इंडिया में। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने ब्लू रेबेलियन के बारे में बात किया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो चुका है, दैट इज रूलिंग द कंट्री साइड। Please go through your NCERT book. The next session is going to be the question answer session. So read each and every point. Remember the dates because the dates and all the events are really important here for you. सारे इवेंट्स को देखो, किस तरीके से इंडिगो कल्टीवेशन हुआ था, रिबेलियन कब हुआ था, कैसे हुआ था, और जितने भी सेटलमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।